अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 4। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अबाउट वाटर एंड पावर, और आज हमने बात करनी है कुछ पावर रिसोर्सेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। Children, in the previous lectures we talked about hydroelectricity, atomic power, fossil fuels. आज हम बात करेंगे about other forms of power. Power can also be generated using energy from the sun and from the wind. अब वो आपको बता रहा है कि power energy from the sun यानी कि solar power और energy from the wind यानी कि through windmills भी generate की जा सकती है। सोलर पावर हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से हमें मिलती है सोलर पावर। एंड फ्रॉम द विंड, और ये जो हवाएं चलती हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है विंड की, जिनको हम यूज करते हैं थ्रू विंड मिल्स। तो इसलिए वो आपसे कह रहा है कि पावर कैन ऑल्सो बी जनरेटेड मतलब बनाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन यानी कि सनलाइट यूज करते हुए, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए, एंड फ्रॉम द विंड, और इसके अलावा हवा की जो तेज चलने की ताकत होती है उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। बायोगैस फ्रॉम काउ डंग। बच्चों, अब शायद ये बात आपके लिए थोड़ी फनी हो, लेकिन काउ डंग जिसे हम गाय का गोबर भी कहते हैं वो यूज होता है बायोगैस जनरेट करने के लिए। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाता है तो उससे बहुत अच्छी आग जलती है। सो बायोगैस फ्रॉम काउ डंग एंड इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड मेज। शुगर केन हम कहते हैं गन्ने को और मेज मकई को। तो बायोगैस फ्रॉम काउ डंग एंड इथेनॉल, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पावर जो कि बनती है फ्रॉम शुगर केन गन्ने से एंड मेज मकई से। कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस पावर। ये सोर्सेज भी यूज की जा सकती हैं टू प्रोड्यूस पावर जनरेट करने के लिए। एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टोर्ड इन सोलर पैनल्स प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप्स और इन स्पेशल लोकेशंस। अब वो आपको बता रहा है कि सूरज से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी from the sun is stored in solar panels. वो कहाँ पे स्टोर की जाती है? It is stored in solar panels. Solar panels are special devices जो कि किसी ऐसी जगह पे रखी जाती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली उन पर पड़े, ताकि वो सूरज की रोशनी को स्टोर कर लें और बाद में उसको एज सोलर एनर्जी यूज किया जा सके। So there are solar panels placed on rooftops. Normally उन्हें घरों की छतों पे या ऑफिसेज या जहां भी आपने सोलर एनर्जी को यूज करना है वहां पे छतों पे रखा जाता है, और इन स्पेशल लोकेशंस या कोई भी ऐसी लोकेशन जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही हो, ऐसी जगह पे नॉर्मली हम रखते हैं सोलर पैनल्स को। एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये नॉर्मली किस लिए यूज किए जाते हैं? टू जनरेट बनाना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हाउएवर इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, लेकिन ये भी सच है दैट इट इज एन एक्सपेंसिव यानी कि महंगा मेथड है। यानी कि सोलर पैनल्स लगाना, उन्हें लेकर आना, किसी एक जगह फिक्स करना, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये इन इटसेल्फ काफी एक्सपेंसिव है, महंगी है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। लेकिन इसका फायदा ये होता है बच्चों कि अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी आ रही तो आप सोलर पैनल से चलने वाली चीजें यूज कर सकते हो, क्योंकि वो चलती हैं उस एनर्जी पर जो उन्होंने सोलर लाइट के थ्रू यानी कि सूरज की रोशनी के थ्रू सेव की होती है। तो उसके लिए आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? आपको रिक्वायर्ड होती है सोलर लाइट यानी कि सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर सोलर पैनल्स चार्ज होंगे यानी कि दिन में अगर उन्होंने सूरज की रोशनी हासिल की है
और वो चार्ज हैं तो वो फिर रात में भी चलाए जा सकते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी आ रही तो वो यूज किए जा सकते हैं। The power of the wind is used through windmills। और हमने पहले भी इस बारे में थोड़ी बहुत बात की कि जो हवा की पावर होती है, यानी कि जो तेज हवा चलती है उसकी जो पावर होती है वो हम यूज करते हैं थ्रू विंड मिल्स। The blades turning in the wind work the turbines which generate power। और विंड मिल्स कैसे काम करती हैं? विंड मिल्स के बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, दे आर ह्यूज इन साइज, टर्निंग इन द विंड, जो कि हवा की वजह से चलते हैं। विंड टर्बाइंस भी, या फिर आप कह सकते हो कि विंड मिल्स भी उन जगहों पे लगाई जाती हैं जहां पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो। बहुत थोड़ी हवा इनको नहीं चला सकती बिकॉज दे आर ह्यूज इन साइज। जिन जगहों पे हवा का प्रेशर ज्यादा हो और जगह खुली हो वहां पे लगाई जाती हैं विंड मिल्स। सो द ब्लेड्स टर्निंग इन द विंड वर्क द टर्बाइंस, यानी कि जो ब्लेड्स हैं वो हवा के प्रेशर की वजह से चलते हैं और इस वजह से दे वर्क द टर्बाइंस, टर्बाइंस मूव करती हैं विच जनरेट पावर एंड अल्टीमेटली पावर इज जनरेटेड। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में। Any matter which is in a natural state and is not man-made is a raw material। तो वो आपको बता रहा है कि रॉ मटेरियल होता क्या है। Any matter which is in a natural state, यानी कि जो कि कुदरती तौर पे मौजूद है, अपनी एक नेचुरल स्टेट में है, कुदरती स्टेट में है, एंड इज नॉट मैन मेड, और वो किसी इंसान ने नहीं बनाया होता। इट इज नॉट मैन मेड इज अ रॉ मटेरियल। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं रॉ मटेरियल। कौन से दो पॉइंट्स हैं? एनी मैटर विच इज इन नेचुरल स्टेट, यानी कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में होता है, एंड इट इज नॉट मैन मेड, और वो किसी इंसान ने नहीं बनाया होता, उसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल। देन दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स। रॉ मटेरियल्स की कैटेगरीज में क्या क्या आ सकता है? दे कैन बी प्लांट्स, पौधे हो सकते हैं, और मिनरल्स, मादनियात भी हो सकती हैं। Some raw materials such as plants and wood and some types of rock are found on the earth's surface। अब कुछ raw materials जैसा कि plants and wood, लकड़ी, and some types of rock, और कुछ पत्थर भी जो कि अर्थ सरफेस पे मिलते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स। सो कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? प्लांट्स, वुड and some types of rock। Many minerals under the earth's surface are used in industry। इसके अलावा there are a lot of minerals under the earth's surface, यानी कि कई ऐसी मादनियात जो कि ज़ेरे ज़मीन हैं, under the earth's surface, ज़मीन के नीचे हैं, are used in industry। वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं, डाइज बनाने में यूज होते हैं, सीमेंट बनाने में यूज होते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। अगर किसी मुल्क में रॉ मटेरियल्स की अमाउंट अच्छी है तो ये उस मुल्क के लिए बहुत फायदे की बात होती है, उस कंट्री के लिए बहुत फायदे की बात होती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स अगर आपको किसी दूसरे मुल्क से मंगवाने पड़ेंगे तो ये बहुत कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। लेकिन अगर आपके अपने मुल्क की ज़मीन में रॉ मटेरियल्स की अमाउंट है और एक अच्छी अमाउंट है तो फिर ये आपके अपने मुल्क के लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है। इस वजह से आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज चलती हैं, इस वजह से आपको जो इम्पोर्ट करने के लिए पैसे पड़ेंगे, यानी कि दूसरे मुल्कों से मंगवाने के लिए आपको जो पैसे पड़ेंगे, आपको वो अमाउंट नहीं भरनी पड़ती। आपके अपने मुल्क से ही आप रॉ मटेरियल्स ले सकते हो और उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स, मादनियात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक मिनरल्स। व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम कोई ना कोई मेटालिक एलिमेंट निकाल सकते हैं, जैसा कि आयरन ओर। और हम किसको कहते हैं? और हम कहते हैं मिक्सचर को, यानी कि वो बिल्कुल
प्योर आयरन नहीं होता, एक मिक्सचर होता है डिफरेंट चीजों का जिसमें से आयरन को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन देयर इज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। आपने ये नाम याद रखने हैं। पाकिस्तान डज नॉट हैव मेनी मेटालिक मिनरल्स। अब वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादा मेटालिक मिनरल्स नहीं हैं। क्रोमाइट, iron ore, copper and manganese are some of the metallic minerals found here in various quantities. थोड़े बहुत metallic minerals जो various quantities में मौजूद हैं उनमें आ जाता है क्रोमाइट, iron ore, copper and manganese. These are some of the metallic minerals found here in various quantities. There is a good supply of non-metallic minerals like rock salt, gypsum and marble. लेकिन we have got a good supply of non-metallic minerals. Non-metallic minerals मतलब जो metallic minerals नहीं है, इनसे कोई metallic element नहीं निकाला जा सकता। और इनकी एक और definition ये भी हो सकती है कि अगर इनको melt किया जाए, ज़्यादा heat provide की जाए, तो फिर ये किसी और काम में यूज नहीं हो सकते, इनको कोई और फॉर्म नहीं दी जा सकती। There is a good supply यानी कि एक अच्छी अमाउंट प्रेजेंट है of non-metallic minerals like rock salt, इसके अलावा gypsum and marble. These are the non-metallic minerals जो कि हमारे मुल्क में प्रेजेंट हैं एक अच्छी अमाउंट में। Variety of gemstones is also mined. इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? There is a variety of gemstones. Gemstones हम कहते हैं बहुत ही कीमती पत्थरों को, वो भी हमारे मुल्क में काफी तादाद में मौजूद हैं और उनकी वैरायटी भी काफी है। ये दूसरे मुल्कों में भी भेजे जाते हैं यानी कि एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेमस्टोन्स जो कि ज्वेलरी में भी यूज किए जाते हैं। लोग अंगूठियां बना के पहनते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं एंड देयर आर मेनी अदर पर्पसेस ऑफ दीज जेमस्टोन्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। जहां पे आपको किसी चीज की समझ ना आए या आपको लगे कि आपको इस वर्ड का इमेज समझ नहीं आ रहा, तो देयर यू कैन यूज इंटरनेट। सो गो फॉर इंटरनेट, लुक फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजों की समझ आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।